नमस्कार, मैं सीमा साहू स्वागत करती हूं आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित छत्तीसगढ़ से जुड़ी खास खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। किडनी रोग से पीड़ित कानन पेंडारी के शेर की हुई मौत। गुजरात के पशु चिकित्सक की निगरानी में चल रहा था इलाज। भाजपा नेता की गुंडागर्दी से परेशान होकर शिक्षिकाएं पहुंची एसपी कलेक्टर के पास, कहा महिला स्टाफ का करता है पीछा। नगर निगम का अवैध कब्जा हटाओ अभियान जारी। सिरगिट्टी के कांग्रेस नेता से हुई तीखी बहस। बोदरी में सिंधी समाज के भवन को तोड़ने से मचा बवाल। पार्षदों ने कहा नहीं करेंगे शपथ ग्रहण। ये थी सुर्खियां और अब हम आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कानन पेंडारी जू के शेर भीम का 17 फरवरी से किडनी से संबंधी स्वास्थ्य समस्या को देखते हुए उपचार किया जा रहा था। उपचार को और बेहतर एवं प्रभावी बनाने के लिए गिर नेशनल पार्क गुजरात के वन्य प्राणी विशेषज्ञ डॉक्टर RF काडीवार से परामर्श कर निर्देशानुसार इलाज चल रहा था। उपचार की समीक्षा पशु चिकित्सकों की टीम द्वारा की जाती रही। कानन पेंडारी के पशु चिकित्सकों द्वारा भीम पर निरंतर निगरानी भी रखी जा रही थी। विशेषज्ञों के परामर्श, गहन चिकित्सा एवं समस्त उपयोगी दवाइयों का उपयोग किए जाने के बाद भी मंगलवार 4 मार्च की सुबह बीमार शेर भीम की मृत्यु हो गई। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली के चिकित्सकों की टीम द्वारा पोस्टमार्टम किया जाकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में शव दाह विधिवत किया गया। ग्राम पंचायत चुनाव समाप्त होने के बाद जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। इसी बीच तखतपुर जनपद पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए भाजपा समर्थित डॉक्टर माधवी वस्त्रकर को निर्विरोध चुना गया। जनपद पंचायत के सभी निर्वाचित सदस्यों ने सर्वसम्मति से उन्हें अपना नेता मानते हुए अध्यक्ष पद के लिए समर्थन दिया, जिससे वे निर्विरोध अध्यक्ष बन गए। जनपद पंचायत उपाध्यक्ष पद को लेकर अभी भी मंथन जारी है। इस चुनावी प्रक्रिया को लेकर समर्थकों और स्थानीय लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। जनपद पंचायत में नए नेतृत्व के आने से क्षेत्र के विकास को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सबसे पहले मैं तो आभार व्यक्त करती हूँ माननीय विधायक धर्मजीत भैया जी का। उनके सानिध्य में ही, उनके सहयोग से ही इस पद तक पहुँचे हैं और मैं अपने जो नवनिर्वाचित सदस्यगण हैं उन सभी का धन्यवाद देती हूँ कि उनके विश्वास, उनके एकता और उनके समर्थन के बल पर ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और हमारी प्राथमिकता होगी कि हम अपने क्षेत्र के लोगों का विकास करें, उनकी समस्याओं को समझें और सभी को समान अवसर मिले। यही हमारी प्राथमिकता होगी। सबका साथ, सबका विकास। जन औषधि सप्ताह में महिला सहभागिता को लेकर जिला कार्यालय के सभा कक्ष में मंगलवार को जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नवनिर्वाचित महापौर पूजा विधानी सहित निगम की 29 महिला पार्षद और बड़ी संख्या में नगर की महिलाएं शामिल हुई। समारोह का आयोजन जिला रेड क्रॉस सोसाइटी बिलासपुर द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से किया गया। मंगलवार को जिला कार्यालय सभा कक्ष मंथन में महिला सहभागिता के संबंध में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर महिलाओं को जन औषधियों की महत्ता बताकर समाज में इसकी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए, जन जागरूकता बढ़ाने में सहयोग के लिए महिला जन प्रतिनिधियों का आह्वान किया गया। उन्होंने कहा कि महंगे ब्रांडेड दवाइयों के सस्ते विकल्प के रूप में जेनेरिक दवाइयां लोकप्रिय हुए हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से महापौर एवं महिला पार्षदों को जेनेरिक दवाइयों से लैस फर्स्ट एड किट का वितरण किया गया। महापौर पूजा विधानी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जन औषधियां गरीबों के लिए वरदान साबित हुई हैं। गुणवत्ता में ब्रांडेड दवाइयों के समकक्ष होने के साथ काफ़ी सस्ती भी होती है। उन्होंने बताया कि उनके यहाँ काम करने वाली महिला कर्मचारी पिछले साल एक बार गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने उन्हें 6000 से ज़्यादा की दवाई लिख दी। वह परेशान हो गई। समझाइश पर उन्होंने सिम्स जाकर
जन औषधि दुकान से तमाम दवाइयां खरीदी। मात्र 355 रुपए में 6000 की वो तमाम दवाइयां मिल गई। वह स्वस्थ होकर फिर से काम करने लगी है। उन्होंने कहा कि महिलाएं आज सभी क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, घर के साथ साथ समाज में जिम्मेदारी संभाल रही है, इसलिए उनका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने जन औषधियों का स्वयं उपयोग करने और इसके बारे में जन जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। कलेक्टर अवनीश शरण ने इस अवसर पर कहा कि जन औषधि परियोजना को सफल बनाने में महिलाओं की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि इलाज आज काफ़ी महंगी हो गई है। दवाइयों का यहाँ पर डॉक्टर्स लिखते हैं ये ब्रांडेड है और ये 10 गोलियां इसकी आती हैं 77 रुपए में। इसी के साथ पैरासीटामोल जो जन औषधि में आपको फार्मूले में मिलती है उसकी कीमत 10 गोलियों की 10 रुपए है। 77 रुपए और 10 रुपए इतना डिफरेंस है। जो हमारे सोसाइटी के जो पिछले तबके के लोग हैं जिनकी अभी जैसा महापौर जी बता रहे थे कि सिर्फ 6000 रुपए की दवा अगर अचानक से किसी के ऊपर बर्डन हो जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है। उनकी सैलरी हो सकता है 6000 रुपये महीने की और वो एक झटके में वो निकल जा रहे हैं। तो ऐसे कितने लोग होंगे आप बताइए आपके वार्ड में या आपके आसपास के लोग जिनको ये पता नहीं होगा कि इतनी सस्ती दवा भी बिकती है। 300-350 रुपए की वो 6000 की दवा मिल गई, जेनरिक दवा। और ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश में ये दवा की दुकानें चल रही हैं, है ना, जन औषधि केंद्र के नाम से। हमारे बिलासपुर जिले में भी सिम्स में एक दवा दुकान है हमारी और जिला अस्पताल में, इसके साथ साथ 10 प्राइवेट है। लेकिन ये बहुत अच्छा है कि जन औषधि केंद्र जो है देखिए आधे से जो 6000 के ऊपर जो दवाई है उसका कीमत है बाहर, वो मात्र 355 में उसको मिला। तो निश्चित रूप से एक गरीब के लिए बहुत बड़ा वरदान है ये। तो हम जिला अस्पताल की दुकान को राज्य स्तर पर उत्कृष्टता हासिल हुई है। शहर में इसके अलावा निजी तौर पर 10 जन औषधियां दुकान संचालित हैं। इनमें तेलीपारा, राजकिशोर नगर, सरकंडा, मुंगेली नाका सहित अन्य स्थानों पर दुकानें हैं। कलेक्टर ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर 8 मार्च को शहर में विशाल ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कैंप जल संसाधन विभाग के प्रार्थना सभा कक्ष में सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। अब तक 76 लोग ब्लड दान के लिए पंजीयन करा चुके हैं। उन्होंने महापौर एवं पार्षदों को शिविर की कामयाबी में सहयोग देने का अनुरोध किया। ग्रैंड न्यूज़ के लिए राकेश मिश्रा के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 53 और 54 चिंगराजपारा की शहरी मितानिनों ने मितानिन प्रशिक्षक और एरिया कोऑर्डिनेटर को यथावत रखने की मांग की है। मितानिनों का कहना है कि टीबी, कुपोषण, मलेरिया, सिकल सेल सर्वे और अन्य स्वास्थ्य संबंधी कार्यों में प्रशिक्षक और कोऑर्डिनेटर की भूमिका अहम होती है। उनके सहयोग और मार्गदर्शन से ही मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। मितानिनों का कहना है कि प्रशिक्षकों के नहीं रहने से क्षेत्र में स्वास्थ्य योजनाओं को लागू करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से मितानिन और एरिया कोऑर्डिनेटर को यथावत बनाए रखने की मांग करते हुए जल्द निर्माण लेने की अपील की है ताकि स्वास्थ्य सेवा प्रभावित ना हो सके। तो जैसे कि बैठा दिया गया है, हमारी जैसे कि दावा पत्र हैं उसमें हमको जमा करने में समस्या आ रहा है। और जैसे कि हमारी ट्रेनर है हमारी दीदी, उसमें हमको प्रशिक्षण देने में असमर्थ हो गई है। अभी जैसे कि दवाइयाँ फैलेरिया का बढ़ रहा है, उसमें भी आनाकानी मतलब जैसे कि हमको समझ नहीं आया, दवाइयाँ देने में भी असमर्थ हो रहे हैं हम लोग। तो प्रशिक्षण हमारी एमपी दीदी लोग करते हैं, तो हमें प्रशिक्षक की बहुत ज़रूरत है। तो हमारी प्रशिक्षण दीदी को ना हटाया जाए, उनके पद में उनको लाया जाए। हम लोग को इतना ज़्यादा काम है और जो काम हम लोग करते हैं उसमें हमारी एमटी रीना वर्मा जो हमारी एमटी है उनका बहुत ज़रूरत पड़ रहा है। हम जैसे एरिया में बैठक कर रहे हैं या एरिया में कुछ भी समस्या आ रहा है, चाहे स्वास्थ्य संबंधित हो या दवाई संबंधित हो या तो फिर हमारे दावा पत्र के संबंधित हो, तो इस सब चीज़ में हमको कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है। हम किसके पास जाएँ और किससे बात रखें। अभी जैसे हम फैलेरिया का दवाई खिला रहे हैं, अब इसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट हो रहा है या कुछ भी समस्या हो रहा है तो हम किसको फ़ोन लगाएं या किसको बात करें। जिससे बात भी कर रहे हैं वो अभी बोल रहे हैं हम अपना जैसे हमारा पद अभी आया नहीं है, हमको इस चीज़ की जानकारी नहीं है, जब जानकारी होगा तब बताएंगे। तो जब तक का तो जो काम हम कर रहे हैं ना सर वो तो चला जाएगा ना। तो इसलिए हमको अपनी एमपी दीदी रीना वर्मा दीदी का बहुत ज़रूरत है। सर यहाँ हम लोग शहरी में 2012 से जुड़े हुए हैं
और शहरी में जितने भी कार्यक्रम मितानी कार्यक्रम शुरू हुई है तो पहले प्रेरक का चयन किया गया है, फिर एसी सीसी और उसके बाद मितानी दीदी लोग का चयन किया गया है, जिसमें हमारी मितानी दीदी शुरू से जुड़े हुए हैं, जब एक भी नहीं पढ़े थे और निःशुल्क कार्य किए हैं। आज जब ऐसा सुनने को मिल रहा है कि मितानी या प्रेरक को मौखिक ही बोला जा रहा है कि धीरे धीरे सबका छटनी होगा, तो हमको तकलीफ हो रही है, क्योंकि हमारी बहुत सारी दीदी कितने वर्षों से आप कार्य करते आ रहे हैं? 2012 से कर रहे हैं। समस्या आ रही है, हर प्रकार की सुविधा हमको नहीं मिल पा रही है, जिसमें दवाइयों बांटने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए, ठीक है। और अभी फाइलेरिया की दवाई जिसमें हम लोग बांट रहे हैं, उसमें भी पारा में भी कुछ समस्या आ रही है जिनका निरीक्षण नहीं हो पा रहा है। हमारी दीदी लोग रहते थे तो निरीक्षण भी करते थे, ट्रेनिंग भी देते थे, साथ साथ में हर एक चीज़ की हमारी सुविधा के अनुसार हम लोग को सहयोग भी करते थे। तो आप लोग क्या चाहते हैं उन लोग को? हम लोग चाहते हैं कि हमारी एमटी दीदी लोग हमारे साथ शुरू से जिस प्रकार काम करते आ रहे हैं उसी प्रकार काम करें। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के श्री पद्माक्षी ग्लोबल पब्लिक स्कूल की शिक्षिकाओं ने बीजेपी नेता धनंजय गिरी गोस्वामी के खिलाफ एसपी और कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षिकाओं ने आरोप लगाया है कि नेता धनंजय गिरी स्कूल में घुसकर गुंडागर्दी कर रहे हैं और महिला स्टाफ को लगातार परेशान कर रहे हैं। भाजपा नेता धनंजय गोस्वामी ने सोशल मीडिया पर स्कूल की महिला स्टाफ की निजी चैटिंग के स्क्रीनशॉट वायरल कर दिए हैं। महिलाओं का कहना है कि वह लगातार पीछा करते हैं और धमकाते हैं, जिससे स्टाफ असुरक्षित महसूस कर रहा है। पूरे मामले में एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिक्षिकाओं ने दोषी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है ताकि स्कूल परिसर में सुरक्षित माहौल बन सके। आज हम सब श्री पद्माक्षी ग्लोबल स्कूल से पूरी टीम यहाँ आई है, पूरा स्टाफ यहाँ आया हुआ है। हमारे स्कूल में 28 फरवरी को एक इंसिडेंस हुआ है जिसमें हमको धनंजय गोस्वामी नाम का एक युवक हमारे स्कूल में आता है। उसने हमें एक सूचना दी कि हमारे स्कूल की एक शिक्षिका और हमारे स्कूल का एडमिन, इनकी व्हाट्सएप पे कोई चैट हुई है। उसने हमको चैट भी दिखाया। हमने तुरंत उस शिक्षक को स्कूल से निकाल दिया, तुरंत टर्मिनेट किया है। लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि यहाँ मारपीट ना की जाए, उसके बावजूद उसने मारपीट की। कुछ लोगों को जातिगत गालियाँ भी दी, हमारे स्टाफ को, ड्राइवर्स को, सबको बहुत डराया, धमकाया, और जिससे बहुत ही भयपूर्ण वातावरण पूरा बना हुआ है। आज हमारे टीचर्स डर रहे हैं, हमारे टीचर्स कहीं भी आने जाने में बहुत भयभीत है, और इसलिए हम यहाँ पे अपनी शिकायत लेकर के आए हैं। सोशल मीडिया में उन्होंने जो भी स्कूल की शिक्षिका हैं उनका नाम नहीं लिया, बहुत अच्छा किया। हम नहीं चाहते किसी भी लड़की का नाम आए, लेकिन हमारे स्कूल के बाकी जो शिक्षिकाएं हैं उसका उसने पूरा भरपूर उपयोग किया है। पर्सनल चैट्स को उसमें यूज़ किया है, जो कि इनके जो है निजी ज़िंदगी में दखलंदाजी है। ये कहीं रेस्टोरेंट जाती हैं, जहाँ भी जाती हैं उसकी फुटेज निकलवाता है वो, और हमको धमकी देता है कि इस टीचर को स्कूल से निकालो। एसपी ऑफिस आए हुए हैं क्योंकि हमारे विद्यालय में एक गुंडा धनंजय गिरी गोस्वामी लगातार आकर हमारे स्कूल में शिक्षिकाओं को परेशान कर रहा है। किसी का पीछा करता है, किसी के पर्सनल लाइफ के वीडियोस बना रहा है, किसी को सोशल मीडिया पे उसने बहुत सारे लोगों के फ़ोटो और वीडियोस डाले हैं, जो कि बहुत ही गलत है। स्कूल के बाहर इवनिंग टाइम पे हमारे टीचर्स का पीछा करना उनकी निजता का उल्लंघन है, और उनकी लाइफ में दखलंदाजी करना और लड़कियों को धमकी देना कि वो उनको बर्बाद कर देगा, ये बहुत ही गलत है। और स्कूल में आके उसने कई बार कुछ इस तरीके की बदतमीज़ियाँ हमारे स्टाफ के साथ की हैं, धक्का मुक्की भी की है, किसी को गालियाँ भी दी हैं। लेकिन हम लोग बहुत दिनों से उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इस तरीके की हरकत वो कृपया ना करे। लेकिन अब जब पानी सर से ऊपर जा चुका है तो फिर हमको भी मजबूरी में, क्योंकि हमारे विद्यालय की आधे से ज़्यादा लड़कियाँ अब विद्यालय छोड़ने की बात कर रही हैं कि हम ऐसे भय के वातावरण में विद्यालय में काम नहीं कर सकेंगे। मारपीट वाली घटना उन्होंने शायद स्मार्ट रोड में की है, और दूसरा उन्होंने स्कूल के अंदर भी आकर सबको धमकाने चमकाने की कोशिश की है, और वहाँ भी की है। श्री पद्माक्षी ग्लोबल पब्लिक स्कूल की शिक्षिकाओं ने
बीजेपी नेता धनंजय गिरी गोस्वामी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरोप है कि नेता स्कूल में घुसकर महिला स्टाफ का पीछा कर परेशान कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर निजी चैटिंग वायरल करने का भी मामला सामने आया है। शिक्षिकाओं ने एसपी और कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के इंदिरा सेतु पुल पर कुछ युवक युवतियों द्वारा सड़क पर बाइक खड़ी कर बर्थडे सेलिब्रेशन करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यातायात नियमों की अनदेखी करते हुए सड़क पर केक काटने की इस घटना की जानकारी मिलते ही डायल 112 की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर सभी को समझाइश दी और दोबारा ऐसा न करने की सख्त हिदायत दी। मुख्य सचिव अमिताभ जैन के निर्देश पर सार्वजनिक सड़कों पर निजी आयोजन करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि सड़कें केवल यातायात के लिए हैं, ऐसे आयोजनों के लिए नहीं है। जी, कल रात को लगभग 10:45 बजे महामाया चौक से नेहरू नगर जाने वाले पुल में पुल के किनारे जो है केक काटने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें डायल 112 की टीम जो है पेट्रोलिंग करते हुए पहुंची थी। वहां पे केक काटने को लेकर जो विद्यार्थियों को समझाइश दी गई, उनको मना किया गया, जिससे विद्यार्थी मान गया और वहां से चले गए और इसकी पुनरावृत्ति करने से मना किया गया। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर सोने चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। प्रार्थी आशा विश्वकर्मा के घर में सेंधमारी कर सोने का मंगलसूत्र, लटकन, चांदी की पायल, बिछिया और नकद 6000 रुपए चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर संतोष साहू उर्फ डैनी और ब्रिजलाल रात्रे को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने जेवरात छिपाने की बात कबूल की, जिन्हें मौके पर बरामद किया गया। आपको बता दें कि इस मामले में एक अन्य आरोपी योगेश मसीह फरार है, जिसकी तलाश जारी है। दिनांक 24-25 के दरमियानी रात एक चोरी की घटना घटित हुई थी। प्रार्थिया आशा विश्वकर्मा पति श्री भगवान विश्वकर्मा की रिपोर्ट पर जो है थाना सरकंडा में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। चोरों की पतासाजी लगातार की जा रही थी। इसी क्रम में जो है आरोपी ब्रिजलाल रात्रे पिता दशरथ रात्रे को पकड़कर पूछताछ किया गया है। उसके द्वारा जो है अपने साथी के साथ जो है मिलकर चोरी करना स्वीकार किया गया है। चोरी की संपत्ति को जो है जो ऑर्नामेंट थे, कुछ गहने थे, अंगूठी थे, पायल थे, चांदी के, सोने चांदी के गहने थे, उसको जो है संतोष साहू उर्फ डैनी नामक व्यक्ति को 12,000 रुपए में बेचना स्वीकार किया। आरोपी के कब्जे से 100% माल रिकवरी किया गया है और उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करके जो है उनको न्यायिक अवरक्षा में भेजा गया है। बिलासपुर पुलिस ने साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाले फर्जी सिम कार्ड की आपूर्ति करने वाले POS एजेंट गिरोह का भांडाफोड़ किया है। साइबर सेल और कोटा पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में अंशु श्रीवास, फिरोज अंसारी, मुकुल श्रीवास, द्वारिका साहू और जयपाल के शामिल हैं। ये आरोपी आम नागरिकों की आईडी पर फर्जी सिम कार्ड जारी कर साइबर ठगों को दिल्ली, अलवर और अन्य राज्यों में सप्लाई करते थे। इन फर्जी सिम कार्डों का इस्तेमाल डिजिटल अरेस्ट, शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड और KYC अपडेट के नाम पर की जाने वाली ठगी में किया जाता था। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को चिन्हांकित कर एक साथ रेड की। आरोपियों के खिलाफ थाना कोटा में धारा 66C INF 316(5), 318(4), 336(3) BNS के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया है। कोटा थाना क्षेत्र के कोटसागर मेले में उपद्रव करने वाले असामाजिक तत्वों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोटा पुलिस ने उपद्रव मचाने वाले आरोपियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। इन आरोपियों में अनुराग सिंह ध्रुव, तिलक यादव, सत्यम साहू, रवि साहू, नानू साहू, अनिकेत लोधी और हिमांशु साहू शामिल है। सभी आरोपियों को धारा 128 BNSS के तहत गिरफ्तार कर अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के समक्ष बॉन्ड ओवर की कार्रवाई के लिए भेजा गया है। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ।
Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के सिरगिट्टी इलाके में दारू भट्टी के पास बने अवैध शेड को हटाने पहुंची नगर निगम की टीम की कार्रवाई हंगामेदार हो गई। निगम के अतिक्रमण दस्ते ने अवैध निर्माण को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की, तभी कांग्रेस नेता सतनाम खनूजा मौके पर पहुंच गए और निगम अधिकारियों से नोटिस दिखाने की मांग करने लगे। खनूजा ने कहा, नोटिस दिखाओ, अभी दिखाओ, और कार्रवाई को रोकने की बात कही। जब निगम अधिकारी नोटिस नहीं दिखा सके तो बहस इतनी तेज हो गई कि नौबत गाली गलौज तक जा पहुंची। निगम की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माण को गिराते हुए कार्रवाई पूरी की। निगम की इस कार्रवाई से क्षेत्र में माहौल गर्मा गया। बिलासपुर नगर निगम में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर कयावत तेज हो गई है। इसी सिलसिले में मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूर्व महापौर प्रमोद दुबे बतौर पर्यवेक्षक बिलासपुर कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने नगर निगम के सभी 18 कांग्रेस पार्षदों, वरिष्ठ नेताओं और शहर व ग्रामीण अंचल के पदाधिकारियों के साथ राय शुमारी की। बैठक के दौरान एक-एक कर सभी पार्षदों और पदाधिकारियों की राय ली गई ताकि लोकतांत्रिक तरीके से नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष का नाम तय किया जा सके। बैठक के बाद प्रमोद दुबे ने कहा कि सभी की राय के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपी जाएगी, जिसके बाद ही नामों की घोषणा की जाएगी। बैठक के दौरान कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं की निगाहें अब इस बात पर टिकी है कि बिलासपुर नगर निगम में कांग्रेस का अगला नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। राय मशविरा करके यहाँ के वरिष्ठ नेताओं से राय मशविरा करके हम अपनी रिपोर्ट प्रदेश कार्यालय में देंगे। यहाँ के वरिष्ठ नेता और सारे पार्षदों की जो राय होगी उसके आधार पर यहाँ नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष और सचेतक और प्रवक्ता ये सभी पदों पर यहाँ से नाम लेकर के जाने के उपरांत ही वहाँ सारी चीजें तय। जैसे हालात है उससे लग रहा है कि राय शुमारी हो जाएगी, एक नाम राय के नाम बन जाएगा। जैसे आपने बातचीत भी किया कि बात नहीं, एक नाम नहीं भी होता तो ऐसा होते हैं कि बहुत सारे लोग जिसके पक्ष में होते हैं, कुछ लोग किसी और के पक्ष में होते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर पिताजी भी अगर बंटवारा करते हैं 4 मौकों में तो कोई चारों थोड़ी खुद होते हैं। कोई ना कोई ये कह देता है मुझे पीछे का हिस्सा मिला, लेकिन पिताजी के नजर में चारों बच्चे बराबर होते हैं। तो इस ढंग से कहीं ना कहीं सामंजस्यता बना करके ये सारी चीजों के लिए हमारे जो पार्षद दल में सभी लोग बैठे हैं उनको पूरा मौका दे करके, पूरा ट्रेंड करके और इनकी कलाई और पोल दोनों खोलने के लिए हम लोग अच्छे लोगों को के अंदर दिखेगा। वो लोग तो राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, उनको तो कुछ बात किसी की सुननी नहीं है। जिस उप मुख्यमंत्री जी ने एक जिम्मेदारी पूर्वक बयान दिया कि हम कैलेंडर में जनवरी में चुनाव करा लेंगे, किनकी बात पर विश्वास करेंगे। फिर उन्होंने 1 महीना प्रशासक बिठा दिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं बैलेट से चुनाव कराएंगे हम, उसके बाद कहा कि नहीं एक ईवीएम से चुनाव कराएंगे हम। अब आप उनकी बातों को लेकर अगर कहेंगे तो प्रदेश में उनकी कितनी विश्वसनीयता है। हमारे अकेले रायपुर में लगभग 1200 से ज्यादा ईवीएम की मशीनें बिगड़ी थी। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2023 में विभिन्न पदों के लिए भर्ती परीक्षा के लिए विज्ञापन निकाले गए थे। 112 पदों के लिए जारी विज्ञापन में 844 लोगों का चयन किया गया था। लिखित परीक्षा पास उम्मीदवारों में विधिक सेवा में नौकरी की पास जगी है। कई छात्र तो कौशल परीक्षा में पास भी हुए और उनकी नियुक्ति पत्र भी जारी कर दी गई। उम्मीदवारों ने बताया कि अचानक से ही रात में वेबसाइट में भर्ती परीक्षा प्रक्रिया निरस्त की सूचना मिली। इससे आक्रोशित छात्रों ने बिलासपुर के पुराना हाईकोर्ट भवन में संचालित छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय पहुंच गए और अपना आक्रोश प्रकट किया। इस दौरान छात्रों ने बताया कि अनुवादक के एक पद, सहायक ग्रेड 3 कंप्यूटर ऑपरेटर के 80 पद,
वाहन चालक के 1 पद और भृत्य के लिए 30 पद, कुल 112 पदों के संबंध में विज्ञापन जारी किया गया था। उपरोक्त पद हेतु प्रथम स्तर की लिखित परीक्षा 10 मार्च 2024 को आयोजित किया गया था, जिसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची भी जारी की गई थी, किंतु 3 मार्च 2025 को ही भर्ती परीक्षा को निरस्त करने की सूचना मिली। इसकी जानकारी लेने अभ्यर्थी कार्यालय पहुंचे, यहां उन्हें अंदर ही नहीं जाने दिया गया। निराश छात्र अब सड़क की लड़ाई लड़ने का मन बना रहे हैं। कई छात्र ऐसे हैं जिनकी परीक्षा देने की ही उम्र निकल चुकी है, उनके सामने बड़ी समस्या हो रही है। हमारा जो भर्ती सर 11 महीने तक हमको लटका के रखे थे। राज्य विधिक आयोग भी पेपर दिलाए थे, 844 लोग उत्तीर्ण हुए थे और जब भी जाते थे इनके पास यही बोलते थे कि अभी होगा। 4 बार हम लोग गए हैं, पूरा ज्ञापन भी दिए हैं। 844 छात्रों का भविष्य का है और बेचारे लोग गांव से शहर की ओर आते हैं, क्वार्टर में मकान मतलब रह के लिए हैं, पैसा भी खर्चा हुआ, टाइम भी हुआ और उसके चक्कर में दूसरे नौकरी का भी तैयारी नहीं कर पाए हैं। हम यही चाहते हैं सर, छत्तीसगढ़ सरकार और राज्य विधिक आयोग मिलकर कोई हमारे लिए कुछ सुझाव बताए और हमको रोजगार दे। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में वैकेंसी निकली थी, अनुवादक सहित सहायक ग्रेड 3 और भृत्य की। टोटल 112 पोस्ट थे, जिसका मेरा फाइनल सिलेक्शन में नाम आ चुका था। उसके बाद भर्ती रद्द कर दी गई। साथ ही मेरे जो मित्र मंडल है, इनका भी सहायक ग्रेड 3 का जो लिखित परीक्षा है वो पास हो गए हैं। अब झूठा आश्वासन दिया जा रहा है बार बार कि अब होगा, इस महीने होगा। ऐसा टालते टालते अब भर्ती रद्द ही कर दिए। लगभग 1.5 साल हो चुका है। कल ही विधानसभा में मंत्री जी ने भर्तियों के बारे में जानकारी दी, लेकिन उसी दिन भर्ती रद्द कर दी गई। अब हम सभी विद्यार्थी बहुत मानसिक तनाव में हैं। हम लोग 1 साल से इस भर्ती के लिए लगे हुए हैं। 1 साल से हम लोग को आश्वासन दिया जा रहा है कि अब नोटिफिकेशन आएगा, वेबसाइट में लगातार चेक करते रहिए बोलते गए और लास्ट में कल मतलब कैंसिल होने का सूचना दी। अभी कोई रीज़न नहीं बताया, कुछ रीज़न नहीं बताया। हम लोग मिलने भी गए थे तो हम लोग से कोई मिला नहीं, हम लोग को भगा दिया बोल के कि अब कुछ नहीं हो सकता, कैंसिल हो गया, अब जाओ। मतलब सर हम लोग विधिक न्यायालय की तैयारी 2023 से कर रहे थे, 23 का पोस्ट है ये। और जैसे इसको रद्द करने का सूचना मिला तो हम लोग के ऊपर तो पहाड़ी टूट पड़ा। तो आपके माध्यम से यही मांग करना चाहते हैं कि उस पेपर को जल्द कराया जाए, निरस्त मत करें। जो भी प्रक्रियाएं होती है हमारे पास, भर्ती होती है, वो क्या हम लोग सिर्फ ये जो अपनी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है वो सिर्फ उसी का ही क्षेत्राधिकार नहीं होता है। वो हम किसी के डायरेक्शन पे ही इस चीज़ों को काम करते हैं और किन्हीं भी कारणों को जो हुई है, निरस्त हुई है, तो उसका कारण जो है वो सारे हमारे प्रक्रिया में जो भी रही हुई कमियां है ना, वो सारे ऊपर से ही हैं। हमारा उसमें कुछ ऐसा हमारे को कुछ कहने का या फिर उस पर जो प्रक्रिया को निरस्त करने का पूरा अधिकार हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को नहीं है। एक बॉडी है जिसके अंतर्गत में जो है और भी हमारे जो सक्षम प्राधिकारी होते हैं वो इसके पार्ट्स होते हैं, तो उनके द्वारा कुछ इसमें जो कमियां पाई गई हैं तो इस वजह से उनके निर्देश पे ही ये कैंसिल किया गया है। तो इस पे हम बहुत ज़्यादा आपको बताने के लिए अधिकृत नहीं है, जितना हमको जो कहा गया है या फिर जितनी हमकी अधिकारिता है उसी के अनुसार मैं बता पा रहा हूँ आपको कि जैसे हमारे जो सक्षम प्राधिकारी हैं उनको लगा कि इसमें कुछ त्रुटियाँ रही तो उसके आधार पर हमको फिर ये कैंसिल करना पड़ा है। किंतु कुछ उसमें जब प्रक्रिया के दौरान में ही, जब परीक्षाओं के दौरान में ही कुछ उसमें कमियां पाई गई जो कि हमारे रूल्स के विपरीत थे, जिनको शायद समझने में बाद में थोड़ी सी त्रुटियां हुई है। तो उसी रूल्स को देखते हुए और आगे इनको और ज़्यादा परेशानियां ना हो कि ऐसा हुआ कि सिलेक्शन उनका हो गया, उसके पश्चात जो है मान लिया कुछ उनकी तरफ से मान लिया इस रूल्स को लेकर के रिट आएंगे तो उसमें दिक्कतें उनको ना हो करके ही जो है बीच में इस परीक्षा को निरस्त करना पड़ा है। बिलासपुर के सगरभाटा थाना क्षेत्र के वार्ड 11 में मोबाइल वापस मांगने के विवाद पर जानलेवा हमला करने वाले 2 भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रार्थी रामदेव साहू ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसने अपना मोबाइल फोन सोमनाथ ध्रुव को चलाने के लिए दिया था, जिसे वापस मांगने पर उसने अपने भाई अभिषेक ध्रुव के साथ मिलकर गाली गलौज करते हुए लकड़ी के डंडे से सिर पर हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई। बीच बचाव करने आए सूरज नेताम को भी दोनों आरोपियों ने जान से मारने की नियत से हमला कर घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया और न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। बिलासपुर जिले के चौकी बेलघना थाना कोटा अंतर्गत जोबापारा सेमरी गांव में साइकिल विवाद के चलते युवक की हत्या कर शव जलाने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतक मिलाप से बहना के गायब होने की रिपोर्ट उसकी मां ने दिनांक 28 फरवरी 2025 को दर्ज कराई थी। जांच के दौरान यह सामने आया कि आरोपी
सतबीर यादव और देवनाथ यादव ने मृतक को साइकिल न लौटाने की बात पर गुस्से में आकर घर बुलाया और लकड़ी के डंडे से मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को असगर माडर जंगल के पोखर गड्ढे में ले जाकर लकड़ी और गोबर कंडे से जलाकर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की। पुलिस ने संदेह के आधार पर दोनों आरोपियों से पूछताछ की, जिसमें आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया। घटनास्थल में जले हुए अवशेष, हड्डी, चप्पल और गमछा बरामद किए गए हैं, जिनकी पहचान मृतक के परिजनों ने की। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लकड़ी का डंडा और साइकिल भी बरामद की गई। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रे न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के बोदरी में नगर पालिका परिषद द्वारा सिंधी समाज के भवन की बाउंड्री वॉल तोड़े जाने के बाद विवाद गहराता जा रहा है। समाज के लोगों ने इस कार्रवाई को द्वेषपूर्ण राजनीति करार दिया है। नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष नीलम विजय वर्मा और सभी निर्वाचित पार्षदों ने जिला प्रशासन से दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए शपथ ग्रहण से इनकार कर दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी की प्रियंका शुक्ला ने भी इस घटना को बीजेपी सरकार की तानाशाही बताते हुए विरोध जताया है। बोदरी के वार्ड क्रमांक 12 में सिंधी समाज के भवन की बाउंड्री वॉल तोड़े जाने से समाज के लोगों में भारी आक्रोश है। समाज के लोगों का कहना है कि यह भवन पिछले कई वर्षों से सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए उपयोग में लाया जा रहा है और जमीन समाज को आवंटित भी की गई है। बावजूद इसके नगर पालिका और परिषद की अधिकारी भारती साहू के नेतृत्व में बिना किसी नोटिस के अचानक तोड़फोड़ की गई। समाज के लोगों ने इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है। आम आदमी पार्टी ने भी इसे तानाशाही बताया है कि आम आदमी पार्टी द्वारा छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में भी पार्टिसिपेट किया गया और उसका रिजल्ट ये हुआ कि बसना से लेकर बलरामपुर और बिलासपुर ज़िले में भी, बोदरी में भी जो बोदरी नगर पालिका परिषद है वहाँ पर हमारे पार्षद, हमारा वहाँ का अध्यक्ष जीत के आए। और अब ये स्थिति हो गई है कि अभी शपथ भी नहीं हुई है और भाजपा ने जिस तरीके की करारी हार का सामना वहाँ पे किया, चूँकि भाजपा के एक बहुत बड़े नेता जो है वो क्षेत्र है और धर्मलाल कौशिक जी का वो क्षेत्र है और वहाँ पर ये मुँह की खाए, इनको वहाँ करारी हार का सामना करना पड़ा। और इसीलिए अब वहाँ पर भाजपा की जो सरकार है, जिनका राज्य में भी सरकार है, जिनका बड़े स्तर पर देखा जाए तो केंद्र में भी सरकार है और बड़े स्तर पर यहाँ पर भी नगरीय निकाय, नगर निगम में जो इनके लोग जीते हैं। लेकिन अब इसमें ये इस तरह से बदला लेने आ गए, बदला लेने की पॉलिटिक्स करने लगे हैं कि बोदरी में चूंकि जनता ने इनको वोट नहीं दिया, चूंकि जनता ने इनको वहाँ पर नकार दिया, इसलिए बदले की राजनीति में करते हुए जो सिंधी समुदाय को खासकर एक तरह से देखा जाए गलत तरीके से ये ट्रीट करते हुए उन्होंने वहाँ पर एक अधिकारी है भारती साहू, उनके नेतृत्व में सिंधी समुदाय का एक सामाजिक भवन जो 40-45 वर्षों से उसमें कई कार्यक्रम संचालित हो रहे थे, उस भवन का दीवार तोड़ दिया गया और अभी सुनने में आ रहा है कि और भी तोड़फोड़ भविष्य में हो सकेगी। इस बात को लेकर के पूरा चक्करभाटा, पूरा बोदरी बहुत आक्रोश में है, बहुत गुस्से में है और इसको लेकर के कल पूरा दिन वहाँ पर हल्ला मचा, विरोध दर्ज किया लोगों ने। और अब बात यहाँ तक है कि आम आदमी पार्टी के जो वहाँ पे हमारी जो अध्यक्ष है नीलम विजय वर्मा और जो हमारे पार्षद है, उन्होंने साफ तौर पे ये जनता के साथ खड़े होकर के ये स्टैंड लिया है कि जब तक ये मसले पर सुनवाई नहीं होगी हम शपथ नहीं लेंगे। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 45 वर्षों से 40 वर्षों से जिस भवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आई, अचानक ऐसा क्या हुआ कि भाजपा की सरकार ने, भाजपा ने अपने अधिकारियों को लगा करके उस भवन की दीवार को तोड़ दिया। तो आप जनता से इस तरह से बदले की राजनीति करेंगे, इस बात का आम आदमी पार्टी पुरजोर तरीके से विरोध करती है। आम आदमी पार्टी की प्रियंका शुक्ला ने आरोप लगाया है कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद
बोदरी में पार्षद आम आदमी पार्टी का बना है। इसके लिए ये सब तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है और एक समाज विशेष को निशाना बनाया जा रहा है। ग्रह न्यूज़ के लिए पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर मोहरा के शासकीय स्कूल में बच्चों को पढ़ना है तो उनकी जान की परवाह न करें, क्योंकि स्कूल के ठीक सामने बेलतरा बाईपास रोड पर पूरे दिन कोयला लदे ट्रकों का आवागमन रहता है। इसके अलावा इस स्कूल में बुनियादी सुविधाओं तक का टोटा है। शासकीय स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को लेकर कोई बेहतर प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। यही वजह है कि इन स्कूलों में शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को वह सुविधा नहीं मिल पा रही है जैसा सरकार उन्हें देना चाहती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूल का महत्व ज़्यादा होता है। यही वजह है कि अभिभावक भी उन्हें शासकीय स्कूलों में शिक्षा के लिए भेजते हैं, लेकिन स्कूलों में जिस तरह की स्थिति है वह इन बच्चों की जान जोखिम में डालकर शिक्षा ग्रहण करने मजबूर कर रहे हैं। मटियारी बेलतरा बाईपास रोड के किनारे संचालित सरकारी स्कूल में 1ली से 5वीं तक की कक्षाओं के बच्चे पढ़ते हैं। एक प्रभारी प्रधान पाठक समेत कुल 3 शिक्षक मौजूद है, लेकिन स्कूल परिसर में समस्याओं का अंबार है। स्कूल की बाउंड्री वॉल जगह जगह से टूटी पड़ी है। बच्चे रह रहकर बाहर निकल रहे हैं। भारी वाहनों की आवाजाही बनी हुई है, जिससे कभी भी कोई हादसा हो सकता है। स्कूल प्रशासन ने कई बार डीईओ को पत्र भेजकर स्कूल के सामने की बाउंड्री वॉल को बनवाने आवेदन किया, पर आज तक बाउंड्री वॉल नहीं बनाई गई। स्कूल परिसर में छात्राओं के लिए महज एक बाथरूम है। छात्रों और टीचरों के लिए प्रसाधन की कोई व्यवस्था नहीं है। यही नहीं, गैस सिलेंडर और चूल्हा धूल खाते पड़ा है। बच्चों के मध्याह्न भोजन का भजिया, कढ़ी और चावल ईंट के चूल्हे पर लकड़ी से पकाया जा रहा है। स्ट्रेंथ अभी 128 बच्चे हैं टोटल, और टीचर जो है 3 हैं यहाँ, सहायक शिक्षक, और टीचर की भी समस्या है यहाँ पर। और क्या समस्या है? बच्चों को पर्याप्त टीचर नहीं होने के कारण उनको असुविधा होती है। क्लास जो है, पीरियड जो है ज़्यादा देखना पड़ता है, बच्चों को कंबाइन पढ़ाना पड़ता है जी। बाउंड्री वॉल, प्रसाधन और पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था तो है, प्रसाधन के लिए एक ही लेट बात है, और उसमें समस्या वही है, बालिका शौचालय है, बालकों को इधर समस्या होती है। शिक्षकों के लिए प्रसाधन की व्यवस्था नहीं है? शिक्षकों के लिए अलग से कोई प्रसाधन। और सबसे बड़ी समस्या आपके यहाँ बाउंड्री वॉल की व्यवस्था। इसके चलते क्या दिक्कत आ रही है? बाउंड्री वॉल के चलते ही दिक्कत यही है कि बच्चे जो है खेलते रहते हैं, तो सड़क पर ज़्यादातर खेलने पहुंच जाते हैं। बार बार मना करने के बाद भी बच्चे तो हैं कि पहुंच जाते हैं। मध्याह्न भोजन कैसा चल रहा है? मध्याह्न भोजन का संचालन तो ठीक से चल रहा है। गैस सिलेंडर रखा हुआ है, लकड़ी से खाना बन रहा है, क्या वजह है? गैस से बनता है खाना जो है। अभी हो सकता है कि सिलेंडर नहीं हो उपलब्ध उनके पास। सवाल यह उठता है कि सरकारें आखिर कब तक बैनर पोस्टर के भरोसे बच्चों और पालकों को इसी तरह शिक्षा के नाम पर गुमराह करते रहेंगे। स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं है। मेन रोड से दिन भर कोयला लादे ट्रकों का आवागमन रहता है। ऐसे में विद्यार्थियों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होते हैं। इन सभी बातों पर जिला शिक्षा विभाग को ध्यान केंद्रित करना होगा और प्रशासनिक स्तर पर पहल करते हुए स्कूल में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करना होगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के बिल्हा जनपद पंचायत के धमनी, कराड़ और सेवार गांव के लोग बदहाल सड़कों की समस्या से सालों से जूझ रहे हैं। 7 से 8 साल बीत गए, लेकिन अब तक इन गांवों की सड़कों को सही दिशा नहीं मिल पाई है। हजारों लोग हर दिन जान जोखिम में डालकर इन कच्ची सड़कों से गुजरने को मजबूर हैं। गर्मी में धूल और गड्ढों से परेशान लोग बरसात में कीचड़ से सनी इस सड़कों पर गिरने तक को मजबूर हो जाते हैं। प्रशासन को कई बार शिकायतें दी गई, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला है। धमनी, कराड़ और सेवार गांव के इस मुख्य मार्ग से होकर हर दिन सैकड़ों लोग अपने काम पर जाते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं और किसान अपनी फसल लेकर बाजार जाते हैं, लेकिन ये सड़कें अब उनके लिए रास्ता नहीं बल्कि मुसीबत बन चुकी है। गर्मी के दिनों में गड्ढों में भरी धूल और बिखरे कंकड़ के कारण वाहनों के पंचर होने की समस्या आम हो गई है। दोपहिया वाहन चालक हर दिन पंचर सुधारने को मजबूर हैं। वहीं पैदल चलने वाले लोग धूल के गुब्बार में लिपटे हुए अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। यहाँ से जाके बरतौरी की जात तक खराब है। चकरभाटा से कहाँ से कहाँ तक? चकरभाटा से बरतौरी की जात तक खराब।
कैसे कैसे समस्या होती रही थी सबसे? बहुत समस्या है, गाड़ी आते तो नाके की जगह नहीं रहे, बरसात रही पानी भर जाते ना न गाँव वाला है सब बेजा कब्जे में रोड घर बना के सब छेक दिए, रोड आ जाएगी साधन नहीं बने। रोड की समस्या आप देख सकते हो कि कैसा हालत है, ठीक है। यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है और प्लस रही बात डेली वाले लोगों का मैं भी डेली चक्करभाठा मतलब आती जाती हूँ, ठीक है। तो हमको इतना प्रॉब्लम होता है चक्करभाठा आने जाने में कि पूछो ही मत, ठीक है। तो रोड का बोलने का मेरा मतलब एक ही है कि रोड जल्दी से जल्दी बनना चाहिए और चौड़ीकरण होना चाहिए ताकि डेली वाले लोगों को और प्लस आने जाने वाले लोगों को परेशानी ना हो। बारिश के दिनों में ये सड़कें दलदल में तब्दील हो जाती हैं। सड़क पर कीचड़ इतना भर जाता है कि लोगों का पैदल चलना तक मुश्किल हो जाता है। मरीजों को अस्पताल ले जाना हो या फिर ज़रूरी काम से बाजार जाना हो, हर कदम पर ग्रामीणों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। गांव वालों ने कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन का झुनझुना थमा दिया गया। ग्रामीण अब सवाल कर रहे हैं कि क्या उन्हें बुनियादी सुविधाओं के लिए और कितने सालों तक तरसना पड़ेगा। से इतना गंदा है कि क्या बताऊँ, आने जाने में इतना प्रॉब्लम होता है। यहाँ बड़े बड़े में ट्रक चल रहे हैं, पब्लिक लोग कितना परेशानी जा रहा है। पास में एक तो घर है, बछड़ू गाय लोग को भी मतलब एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं लोग। मतलब इतना गंदा हो गया कि यहाँ रहने का मन नहीं होता हमारा, बहुत ज़्यादा है। पास से इतना घर है, पास में हम लोग को मतलब इच्छा टूट गया पूरा यहाँ रहने का। बहुत आए एक्सीडेंट हो रहा है, ई रिक्शा पलट रहा है और कुछ हो रहा है, मतलब आए दिन यहाँ दुर्घटना बस हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। बहुत गंदा स्थिति है यहाँ का। अपना नाम बताना। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। जयपुर में सोमवार को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 12वें रीजनल 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, राज्य शहरी विकास अभिकरण, नगर निगम बिलासपुर और बिलासपुर स्मार्ट सिटी के बीच सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन के क्रियान्वयन के लिए चतुर्भुज समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में स्मार्ट सिटी बिलासपुर के MD अमित कुमार शामिल हुए और एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 में देश भर के 18 शहरों का चयन किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ से एकमात्र शहर बिलासपुर का चयन किया गया है। सिटी 2.0 के तहत शहर स्तर पर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं, राज्य स्तर पर जलवायु उन्मुख सुधार कार्यों और राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत सुदृढ़ीकरण और ज्ञान प्रबंधन के माध्यम से एक परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान किया जाएगा। इसके पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में CBG स्थापित करने के लिए गेल, BPCL और छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे और आज स्वच्छता की दिशा में बिलासपुर ने एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत आने वाले समय में बिलासपुर में सिटी 2.0 के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, शहर को गार्बेज फ्री बनाने और चक्रीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा। इसके तहत कार्यक्रम के सहयोगी जर्मन विकास बैंक AFD, फ्रांसीसी विकास एजेंसी और EU बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए शहर स्तर पर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के अनुसार माध्यम से एक परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। सिटी 2.0 के क्रियान्वयन के लिए बिलासपुर स्मार्ट सिटी को 100 करोड़ रुपए मिलेंगे। MOU पर हस्ताक्षर के दौरान भारत के आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर, AFD कंट्री निर्देशक सुश्री लीसे ब्रुइल, EU के फ्रैंक वियाल्ट, KFW कंट्री निर्देशक वोल्फ मिथ, दुष्यंत अतिरिक्त CEO SUDA और MD स्मार्ट सिटी अमित कुमार उपस्थित थे। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 3 से 5 मार्च तक होने वाले 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम मैनेजमेंट आयोजन का उद्देश्य सर्कुलर इकोनॉमी और संसाधनों के कुशल प्रबंधन के लिए एक मजबूत नीतिगत ढांचा तैयार करना है, ताकि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और सर्कुलिटी
को प्रभावित तरीके से लागू किया जा सके। इस फोरम में 36 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं और 80 सत्रों के दौरान इन विषयों पर मंथन होना है। बिलासपुर जिले में 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू हो चुकी है और परीक्षा की व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। नकल प्रकरणों को रोकने और परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाए रखने के उद्देश्य से जिले में 7 विशेष दलों का गठन किया गया है। इन दिनों छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाएं चल रही है। शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न कराने की जिम्मेदारी जिला शिक्षा कार्यालय की है। यही वजह है कि लगातार उड़न दस्तों का गठन करने के साथ लगातार मॉनिटरिंग भी हो रही है, जिससे नकल के कोई प्रकरण सामने न आए। नकल प्रकरण को रोकने शिक्षा विभाग के प्राचार्य और शिक्षक भी विशेष रूप से निगरानी रख रहे हैं। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी अनिल तिवारी ने जानकारी दी कि अब तक 12वीं और 10वीं की एक परीक्षा हो चुकी है और किसी भी प्रकार की नकल की कोई शिकायत नहीं है। यह इस बात का प्रमाण है कि जिले में परीक्षा शांतिपूर्ण चल रही है। जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसके साथ ही जिले के सभी केंद्र अध्यक्षों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे गर्मी को ध्यान में रखते हुए परीक्षा केंद्रों में उचित व्यवस्था करें। नकल प्रकरण रोकने के लिए जिला स्तर पर 7 दलों का गठन हुआ है और इसमें अलग अलग विभाग के अधिकारियों के नेतृत्व में स्कूल शिक्षा विभाग के जो प्राचार्य हैं, व्याख्याता हैं, वो साथ जा रहे हैं और 12वीं की एक परीक्षा और आज 10वीं की एक परीक्षा संपन्न हुई है। इसमें किसी भी प्रकार का नकल प्रकरण नहीं पाया गया है। मैं स्वयं 12वीं के दिन 7 स्कूलों में और आज 6 स्कूलों में निरीक्षण किया हूँ। कहीं पर भी नकल प्रकरण का कोई भी केस नहीं मिला है और इसमें ये कहा जा सकता है कि हमारे बिलासपुर ज़िले में जो परीक्षा व्यवस्था शांतिपूर्ण है, बैठक व्यवस्था भी अच्छी है और बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं हुआ है, उसका भी अभी कोई दिक्कत नहीं आई है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उसके लिए आवश्यक व्यवस्था करने का केंद्राध्यक्षों को निर्देश है और हमारे अधिकांश स्कूलों में अच्छी व्यवस्था हो गई है। रिमोट ग्रामीण एरिया में कुछ एक स्कूल हैं जहाँ पर वो सब सुविधा नहीं है, वहाँ के भी केंद्राध्यक्षों को निर्देश है कि वो अच्छी से अच्छी व्यवस्था करें। छात्रों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए पेयजल, बिजली और पंखों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। ग्रैंड न्यूज़ के लिए राकेश मिश्रा के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। तो यह थी आज के बुलेटिन की तमाम खास खबरें। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्दी फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।